घर में हमेशा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है, क्योंकि पापा मतलब जॉब करते थे बट उतना सफिशिएंट नहीं था कि आप बहुत एक्सटेंसिव खर्च कर सके, बहुत लिमिटेड रहता था। अभी जब तैयारी करने की जैसे बात आई थी कि मुझे प्रेप करनी है, तो उस वक्त पापा की जॉब ही छूट गई थी, तो पूरी तैयारी गांव में करनी पड़ी थी। तो YouTube से जो प्लेलिस्ट्स वगैरह बनी होती थी वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। कभी कभी ना ऐसा भी मतलब थोड़ा ऐसा होता था कि यार ना पॉइंट ऐसे आए थे कि लाइफ शुड एंड समथिंग लाइक दैट। उस वक्त पता था कि फाइनेंस तो एक इशू रहेगा, तो कॉलेज के साथ कुछ दिनों के लिए मैंने जॉब भी किया था, मतलब कैंट आर ओ में। पापा एक्चुअली ना पहले से ही जब रिजल्ट आने वाला था तो वो यही कहते थे, वो ना एक्चुअली डेली नंबर जोड़ रहे होते थे कि इतने नंबर आएंगे ना, मतलब पिछले कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो आप इतनी रैंक आ जाएगी, SDM मिल जाएगा। तो जब रिजल्ट आया तो पापा सो रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि पापा रिजल्ट आ गया है। तो कह रहे क्या रहा? तो मैंने रैंक वैंक तो नहीं बताया, मैंने बोला लेकिन पापा हाँ मिल गया, SDM मिल गया। तो वही फिर ऑब्वियसली थोड़ा इमोशनल एंड ऑल अच्छा लगा। अभी जैसे जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे सच ना ऐसे स्ट्रगल के रूप में नहीं लग रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अब उन्हीं के कारण जैसे अब कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी आपकी शेप कर देते हैं, एक सोचने का तरीका आपको मिल जाता है, आपको कंपैशनेट बना देते हैं। तो अभी सच में नहीं लग रहा है स्ट्रगल था, बट हाँ अगर था तो यही रहा है। दोस्तों इस वक्त मैं बैठा हूँ सबसे कम उम्र की SDM के साथ। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं। 67 BPSC में टॉप करने वाली प्राची कुमारी मैम जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो ये जो सक्सेस है SDM बनने का प्राची मैम का, ये कैसे मिला, इसके लिए क्या क्या परिश्रम करनी पड़ी मैम को, और जो रणनीति थी BPSC क्रैक करने की वो क्या थी, और सबसे बड़ी ख़ास बात ये कि प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको जो है SDM बनना है बेटिया, कलेक्टर बनना है। मैम प्राची मैम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस एक्सेलेंट सक्सेस, और इस उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना इट्स लाइक स्प्लेंडेड। इनकी प्रिपरेशन बहुत ही लिमिटेड रही है, इन्होंने YouTube का सहारा लिया है और एक ऐसे मेंटोर हैं जिन्होंने इन्हें गाइड किया है, उसके बारे में बात करूँगा। मैम सुना है कि आपकी ये सेकंड अटेम्प्ट थी, राइट? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ और कैसे कैसे आप आगे बढ़ी जिसकी वजह से कामयाबी नहीं मिली? सर एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी सारी जो एजुकेशन है वो यहीं से हुई है, और ये मैंने मतलब ग्रेजुएशन में डिसाइड हो गया था कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है। तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड था कि कोचिंग क्लासेस में लूँगी, बट फिर मैं यहाँ से बिहार चली गई थी, एंड वो भी गांव, प्रॉपर गांव चली गई थी। और उस वक्त ये डिसाइड किया था कि 1 साल के बाद ना मैं कोचिंग वगैरह के लिए देखूँगी। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली पापा की जॉब छूट गई थी, तो जिसके कारण ये हुआ कि मैं वहाँ से आ नहीं पाई। तो वहीं से फिर डिसाइड किया प्रिपरेशन वगैरह का, तो उतनी मतलब ये चीज़ क्लियर था कि करना है, बट उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कहाँ से क्या करना है। और जो अगर मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूँ तो मेरे को जो बैकफायर किया था प्रीलिम्स में वो था बिहार स्पेशल वाला पार्ट, जो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था और जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें YouTube की, तो हम जितनी भी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं या फिर फॉर दैट मैटर NCERTs पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं सब YouTube पे अवेलेबल है। बिल्कुल। तो मैंने वहीं से जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर किए थे, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैं ले लिया करती थी। टेस्ट सीरीज़ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता चलता है कि ये एरिया मेरा वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो YouTube से जो प्लेलिस्ट्स वगैरह बनी होती थी वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, और फिर ऑनलाइन मैं टेस्ट सीरीज़ दिया करती थी। और कोई मेंटोर भी शायद करते थे आपको इसके लिए? यस सर, एक्चुअली जब मेरा प्रीलिम्स निकल गया था तो मैं 3 महीने के लिए मैं पटना शिफ्ट हुई थी मेंस के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मेंस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग, ऑफलाइन बहुत ज़रूरी है। और वहीं पे मेरी मुलाकात फिर इंताब सर से हुई थी। उन्होंने फिर वहाँ से मुझे पूरा गाइड किया था कि आप आंसर्स तो लिख रहे हैं, बट एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है और आप कैसे स्टैटिक को करंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर, मुझे याद है हिस्ट्री में मौर्यन आर्ट ये सारी चीज़ें होती है, तो उन्होंने मौर्यन आर्ट में जब क्वेश्चन आया था तो उन्होंने जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसको उन्होंने करंट के साथ कनेक्ट करना सिखाया था। कि आप जैसे लायन हम यूज़ करते हैं, डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं मॉडर्न आर्ट में, तो उन्होंने बोला था इस लायन जो वो लायन है वो रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी भी, कि हम पहले इनिशिएट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत हेल्प की थी आंसर राइटिंग में।
आपने बिहार स्पेशल की बात की मैम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बिहार स्पेशल जिसकी वजह से आप फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए, क्या ख़ास है बिहार स्पेशल में और इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या होगी और एज ए स्टूडेंट की अप्रोच क्या होनी चाहिए टू गेट बेटर इन बिहार स्पेशल? सर बिहार स्पेशल के लिए कंटेंट तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और रादर जैसे हम लोग इंग्लिश मीडियम में ना क्या होता है, बिहार में बिहार स्पेशल की बुक अब तो अवेलेबल है, मुश्किल होती थी उस वक्त। तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो ये नहीं पता था कि बुक कौन सी रेफ़र करनी है। तो जैसे मैंने पर्सनली अरिहंत रेफ़र की थी, बट इम्तियाज़ अहमद सर की बुक आती है बिहार स्पेशल के लिए, जनरली वही फॉलो किया जाता है। और अगर आप वो बुक कर लेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा बिहार स्पेशल के लिए, बिकॉज आपके सारे जो एस्पेक्ट हैं वो कवर हो जाते हैं। सर अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ ना, तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बिकॉज अगर मेरा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो हो सकता है सामने वाले का वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ना हो। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो वो पर्सनल सबका मुझे लगता है उनको बनानी चाहिए, बट जो गेम चेंजर होता है सिर्फ बीपीएससी की नहीं, मतलब सिविल सर्विसेज में ही नहीं, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो कंसिस्टेंसी होता है। कभी ऐसा होता है कि हम एक दिन ना 12 घंटे पढ़ लेते हैं और उसके बाद 2 दिन तक पढ़ते ही नहीं है। तो वो आपको बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि आप ना एक ही कॉन्सेप्ट के पीछे लगे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइंस एंड टेक पढ़ रही हूँ अभी, या साइंस पढ़ी, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है बिहार बीपीएससी में। अच्छा। तो हम क्या करते हैं कि साइंस पढ़ रहे हैं तो 3 महीने हो गए हम साइंस ही पढ़ रहे हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती है। तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, प्लस आप ये ज़रूर ध्यान दें बीच बीच में कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे फिर तो 2-3 साल हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए ओसवाल बुक्स की एक नई एडिशन के बारे में बताना चाहूंगा, जो स्पेशली डिजाइन की गई है बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए। बीपीएससी प्रीलिम्स की लास्ट 20 इयर्स की सॉल्व क्वेश्चन यहाँ पे दी गई है ईयर वाइज, यानी 1995 से लेकर 2023 तक की जनरल स्टेट की जितने क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे दी गई है। लोग कहते हैं पीवाईक्यू को रेफर करो, तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट बुक है जो आप रेफर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, पेपर क्वालिटी भी अच्छी है और इसको जो कवर है बहुत ही स्लिक और स्लिम है दोस्तों, और लैमिनेटेड है। तो ये बुक खास है, खास इसलिए है क्योंकि इसमें 5 ऐसी क्वालिटी जो इसको खास बनाती है। पहला है दोस्तों 100% अपडेटेड विद फुल्ली सॉल्व्ड क्वेश्चंस। दूसरा है एक्सटेंसिव प्रैक्टिसेस विद मोर देन 3000 MCQs। थर्ड है दोस्तों वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट विद स्पेशल कवरेज ऑन बिहार स्पेशल। चौथा है दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। और पांचवा है 100% एग्जाम रेडियस विद आंसर कीज मैप्ड विद बीपीएससी ऑफिशियल आंसर की। ये 5 खूबी इस बुक को खास बनाती है। तो दोस्तों आज ही इस बुक को खरीदें और अपनी बीपीएससी की प्रिपरेशन को शानदार बनाएं। मैम, घटना चक्र के बारे में सुनता हूँ, घटना चक्र पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बताइए और उसको किस तरह से तैयार करें? सर मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, क्योंकि 67 के बाद पैटर्न चेंज हो गया है, तो घटना चक्र मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि आपको हेल्प करेगा। रादर मेरी जो एडवाइस है कि आप प्रीलिम्स हो या मेंस हो, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। क्योंकि वो आपको, मैंने 69 का प्रीलिम्स तो नहीं दिया था, बट मैंने जितना लिमिटेड ही एनालाइज किया, बट जितना मैंने एनालाइज किया है मैंने ये देखा है कि जो यूपीएससी में 10 साल ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 7-8 साल पहले जिस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे जिस पैटर्न पे, वो उस पैटर्न को कहीं ना कहीं बीपीएससी भी लाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। तो अब इसमें मतलब यूपीएससी के क्वेश्चंस पीवाईक्यू से हेल्प मिल जाएगी? यस सर, पीवाईक्यू से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से एरियाज़ को आपको टच करना है और कितने डेप्थ तक पढ़ना है। कोई स्टूडेंट अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो पैरेलली वो बीपीएससी भी कर सकता है? हाँ, अब कंपैरेटिवली उनको ज़्यादा एज मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। क्योंकि पहले मोस्टली बच्चे ना प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाते थे यूपीएससी वाले, क्योंकि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे। जैसे एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ पीवाईक्यू में था कि जब शहीद भगत सिंह जी की डेथ हुई थी तो उनकी एज क्या थी, और ऑप्शंस भी ऐसे थे 23 से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम। तो इस लेवल पे नहीं पढ़ते हैं मोस्टली। प्रीलिम्स में क्या होता है ना कि हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हर एक
जो पेपर है, कोई सा भी हम पेपर दें तो हर एक का अपना एक पैटर्न होता है। हम क्या करते हैं ना कि बुक्स तो पढ़ लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने लक्ष्मीकांत पूरी ख़त्म कर दी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो भी विपिन चंद्रा या स्पेक्टर हमने पूरा पढ़ लिया है, लेकिन हमने यही एनालाइज नहीं किया कि जिस पेपर में हम बैठ रहे हैं, फॉर एग्जांपल बीपीएससी में हम बैठ रहे हैं तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर बीपीएससी की बात करें तो आपके 4 जो सब्जेक्ट्स है, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड साइंस, इनका वेटेज बहुत है। अच्छा, तो साइंस का भी है? यस सर, साइंस का। तो अगर हम इन चारों पे फोकस ना करके हम फॉर एग्जांपल 1-2 महीने सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, फिर हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वही नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो फिर दिक्कत कर जाता है। तो जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप उन सब्जेक्ट्स के साथ करिए, और जब वो, और साथ ही साथ जैसे एक सब्जेक्ट हमने ख़त्म किया तो अब उस सब्जेक्ट को आप रिवीजन में ले आइए। रिवीजन लिया, ठीक है। और उसके बाद जब ये 3-4 सब्जेक्ट्स आपके ख़त्म होते हैं, उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, वो सारे सब्जेक्ट्स आप करिए। उसके लिए आप टॉपिक्स देखिए, जैसा कि मैंने अब बोला यूपीएससी के आप पेपर देखिए, तो इकोनॉमी के भी मैं अगर बात करती तो कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जाएंगे कि आपने ख़त्म किया, फिर आप रिवाइज़ कर रहे हैं, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पे जंप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको आपकी कवरेज हो जाएगी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी। और एक गलती जो बच्चे कर देते हैं ना, वो फैक्ट्स सिर्फ रटते रहते हैं। ओके। तो अगर आप सिर्फ फैक्ट्स रटते रहेंगे तो एक मतलब वो अगर फैक्ट्स भी पूछ रहे हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट में पूछते हैं, कहीं ना कहीं एट द एंड वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही की है और रिवीजन, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं सर, फिर एंड में कहते हैं एग्जाम में याद ही नहीं आया, क्योंकि रिवाइज नहीं करते हैं। कितनी बार रिवीजन करनी चाहिए? क्या पैमाना होना चाहिए रिवीजन का? हर बच्चों की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, किसी को देर में याद होता है, किसी को 2-3 रिवीजन में ही काफ़ी चीज़ें वो ग्रैप्स कर लेता है। तो एक ऑन एन एवरेज को स्टूडेंट को कितनी बार रिवीजन करनी चाहिए? सर ये तो थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट एटलीस्ट आप 3-4 रिवीजन तो करेंगे ही मिनिमम, बिकॉज आप एक बार जब गो थ्रू करते हैं तो आपको, फॉर एग्जांपल मैंने आज बुक उठाई तो जब मैं फर्स्ट गो में पढ़ूंगी ना, तो मुझे बस आइडिया लगेगा कि अच्छा ये चैप्टर्स थे और मेन पॉइंट्स याद रह सकते हैं। अब हम सेकंड बार जब पढ़ते थोड़ा डेप्थ होता है, थर्ड बार तक थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मुझे लगता है 3-4 रिवीजन 5 तक करना चाहिए। हाँ, बाकी फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। मैम, आंसर राइटिंग की बात की आपने। आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी में? मेंस के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूँ। और आंसर राइटिंग के लिए क्या बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हो सो दैट यू कैन पुट ऑन पेपर टू गेट गुड मार्क्स? सर अगर आंसर राइटिंग की बात करें तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको स्टार्ट ही करना होता है। जैसे मैं अभी भी अगर मैं बात करूँ तो बच्चों से जब मेरा इंटरेक्शन होता है कुछ बच्चों से, तो वो यही कहते हैं कि मैम स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि मुझे पता है कि जैसे 68 का जब मेंस में लिख रही थी तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो सेक्युलरिज्म से रिलेटेड था, बट उन्होंने मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा। तो क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन, हमें पता है कि सबको पता होगा जिन्होंने भी तैयारी की कि सेक्युलरिज्म होता क्या है, बट जब उसे लिखने की बारी आती ना तो हमें लगता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि हम लिख ही लेंगे, और वहाँ हम गलती कर बैठते हैं। शुरुआत कहाँ से करें, किस चीज़ से हम आगे बढ़ें, कैसे? ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हम लोग खुद वीडियो बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो शुरुआत में सोचते हैं शुरुआत कहाँ से करें। जब 1-2 लाइन हो जाता है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट जिस बच्चों ने पूछा आपसे, तो और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनकी भी ये समस्या होंगी, तो इसको सॉल्व कीजिए मैम। सर सबसे पहले तो ऑब्वियसली कि हमें मेन से पहले ही मेंस की प्रिपरेशन करनी होती है। एटलीस्ट आप आंसर राइटिंग वगैरह वो हैबिट में होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर प्रीलिम्स, क्योंकि अब तो फिक्स हो गया कि 3 महीने मिलते हैं। अब 68 में भी यही रहा, 69th में भी यही रहा, और 70th की भी डेट्स आ रखी हैं। तो उस वक्त तो आप टेस्ट सीरीज देते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो सर अगर मैं बात करूँ आंसर राइटिंग की ना, तो सबसे पहले आपको, मैंने जैसे बोला, स्टार्ट करना है। आप लिखना शुरू कीजिए। 1 महीने कहीं ना कहीं आप बहुत गंदा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि मतलब आप आंसर आपको पढ़ के ही लगेगा कि ये क्या लिखा है। रादर मैंने कॉपी अभी देखी थी 68 में जिन्होंने दिया था, उनका नहीं हो पाया था, तो मैंने उनकी कॉपी देखी थी। तो क्या होता है, हम क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था ना, हमने उसको छोड़ के सब लिख दिया था।
तो मैं बोलूँगी कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है नहीं आ रहा है, जब आप लिखने बैठे हैं, हो सकता है आप 2 घंटे भी लगा रहे हैं सिर्फ एक क्वेश्चन में, तो लेकिन आप बैठिए, लिखिए, नहीं मिल रहा है कुछ तो आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए। टॉपर्स की कॉपीज़ आप देखिए कि उन्होंने कैसे लिखा है, कैसे मार्क्स फेच किए हैं, और एक बार जब आपकी आदत लग जाएगी तो आप देखेंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इवैल्यूएशन होता है। अगर आपको इवैल्यूएशन मिल रहा है ना तो आप इम्प्रूव भी करते जाएंगे। कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा और इंट्रोडक्शन में हमारी कमी है, हमसे क्वेश्चन कुछ और पूछा, हम इंट्रोडक्शन कुछ और लिख रहे हैं, तो इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्टार्ट किया है, अगर आपको कोई ऐसे मेंटोर मिल जाते हैं या जो आपकी कॉपी इवैल्यूएट करके आपको बताएं, तो धीरे धीरे आप खुद पाएंगे कि 2-3 महीने में ना आप उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि आपको अपने आंसर्स के बारे में पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन है क्या मैंने उसको एड्रेस किया है या नहीं किया है। इंतखाब सर अच्छे से करते हैं इवैल्यूएशन, सुना है मैंने। यस सर, मैंने तो वहीं से गाइडेंस ली थी। मतलब मेरा प्रॉपर, मैंने बताया कि क्योंकि मैं गाँव में थी तो मैं सेल्फ आंसर राइटिंग वहाँ पे भी किया करती थी, और 1-2 बार मैंने ऑनलाइन भी चीज़ें की थी। मतलब मैं कॉपीज़ अपनी भेजा करती थी। वो स्टैटिक और करंट को ऐसे जोड़ के हमें बताते थे ना कि एग्ज़ाम में फिर वही दिमाग में रहता था कि हमें पता चल गया था आफ्टर अ वाइल कि ये तो करना है, कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी, कंक्लूजन, क्योंकि सर अब स्टेप मार्किंग हो रही है। तब आपको आंसर्स को, अगर आप क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से एड्रेस नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन है वो सब लिख के आएंगे, लेकिन अगर आपने थोड़ा फ्लो चार्ट बना दिया तो थोड़ा आई कैचिंग हो जाता है। हमें लगता है कि ठीक, बट वो मीनिंगफुल भी हो, ऐसा नहीं कि अब आई कैचिंग बनाने के चक्कर में कुछ भी कर दें। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर मान लीजिए सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन है, ठीक है, उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है और स्कीम्स क्या है, बट अगर आप इसी क्वेश्चन में बिहार के एस्पेक्ट में चीज़ें दिखा देते कि बिहार में ये सारी चीज़ें चल रही, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिखा देते, थोड़ा डेटा पुट कर देते हैं, ग्राफ्स वगैरह बना देते हैं, तो एक चीज़ हो जाती है ना, हमें वहाँ पे ये दिखाना है कि हमें बहुत आता है, तो वो आप इसी के थ्रू दिखा सकते हैं। करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स में भी बहुत वेटेज है। आप अगर मेंस की बात करेंगे तो मेंस में भी अगर स्टैटिक भी वो पूछ रहे हैं तो वो करंट में कहीं ना कहीं होगा, तभी पूछेंगे। फिर आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है सिविल सर्विसेज का बेस ही इंटरव्यू है। तो रादर देन कि अभी तक क्या, जैसे कि मैंने बताया, फैक्चुअल नेचर था बीपीएससी का, अब नहीं रहा। तो ये मेरी तरफ से एडवाइस है कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, वही द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, तो आपको करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आप स्टार्टिंग से एक बेस आपका रहेगा। मतलब बिहार से रिलेटेड भी तो कुछ करंट अफेयर आते होंगे सर। बिहार से रिलेटेड मैंने ना वीडियो फॉलो किया था, बिकॉज गाँव में न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं था, तो और मुझे उस वक्त इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी उतनी। मैम, आपको कैसा लग रहा था इस बार कि रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, मतलब कैसा सोच रही थी अपने बारे में? सर सरप्राइज तो नहीं हो गया, या फिर आपने ऑब्वियसली परफॉर्म किया होगा तभी ऐसी रिजल्ट आई? कैसा लग रहा था आपको अंदर से, कैसी फील आ रही थी कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन? सर वो थोड़ा पॉजिटिव वाइब लग रहा था कि हो सकता है, बट क्या हुआ था ना, अब कॉपीज़ आती हैं, मतलब आपकी अनइवैल्यूएटेड कॉपीज़ आ गई थी उससे पहले, क्या कहते हैं, रिजल्ट से पहले। तो जब मैंने अपनी अनइवैल्यूएटेड कॉपीज़ देखी तो मैंने ये पाया कि मैंने 16 नंबर का DI गलत कर दिया है। तो अब क्या हो गया, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि मतलब 16 नंबर बहुत एक नंबर से तो ऊपर नीचे हो जाते हैं लोग, तो वो फिर भी ऐसा लग रहा, मैं सोच रही थी कि काश लास्ट रैंक ही आ जाए, बट आ जाए नाम आ जाए। तो पहले ज़्यादा पॉजिटिव थी, बट DI देखा आपने तो थोड़ा, तो उसके बाद हाँ, फिर मैंने सोचा शायद ऐसा भी हो सकता है प्राची की 68 पे ध्यान देना पड़े। तो ये हो गया था, बट और रिजल्ट, फिर इंटरव्यू भी जब दिया था मैंने, तो इंटरव्यू में भी थोड़ा सा मेरे से गलती ये हो गई थी कि जब आप एंट्री करते हैं ना, तो सबसे पहला होता है कि आप ग्रीट करेंगे। करेक्ट। और मुझे नहीं पता क्या हुआ, उन्होंने बोला बैठ जाइए, और मैं बैठ गई, मैंने ग्रीट नहीं किया था। अच्छा। ऑल्दो उसको लास्ट में मैंने कवर अप किया था, और मतलब मुझे जो लगा कि सब लोग हंस ही रहे थे, वो लास्ट का जो सीन हुआ। तो मैं फिर उसके बाद मैंने, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने इंताब सर से बात मेरी हुई थी। उन्होंने जिस हिसाब से मैंने बताया, तो उन्होंने बोला कि इंटरव्यू तो तुम्हारा अच्छा गया है, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने तो ग्रीट नहीं किया था,
पता नहीं कैसा जाएगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं हर स्टेज पे ना कुछ निकल के आ रहा था। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, बट थोड़ा सा लगा कि प्राची इतना भी गलत नहीं किया है, शायद आप इन हो जाओगे। क्या ऐसा तो नहीं आपने ग्रीड नहीं किया वही पॉजिटिव हो सकता है सभी लोग कर रहे हैं तो कॉमन सा फॉर्मल लग रहा हो, और आप बहुत ही नेचुरल हो गई। और जो भी इंटरव्यू के अंदर जाता है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी चीज़ें याद नहीं रहती हैं या फिर वो खोया खोया से रहता है, तो हो सकता है उस परिपेश में इंटरव्यूअर ने आपको देखा और नेचुरली आपको लिया, हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो। हाँ, मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज मेरे बोर्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट मुझे मिले हैं। कितने मार्क्स हैं इंटरव्यू में? सर 83। वाह। तो हुआ ये कि मुझे लगता है वो जो एंड में, क्योंकि मैंने सॉरी बोला था, तो हो सकता है उन्होंने उस चीज़ को पॉजिटिव में लिया हो उनका चलो याद तो आ गया इनको है। मतलब मेरे एक चाचा हैं जो मतलब मोस्टली बात हम लोगों से करते रहते हैं, अभी शिलोंग में रहते हैं। अच्छा। तो वो हमेशा बात करते रहते थे कि कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है बट चीज़ें हो जाएंगी। घर में पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते थे, प्लस जैसे मैं यहाँ रही हूँ तो यहाँ पे भी चाचा चाची, मैं यहाँ पे अभी लॉ के लिए आई थी, तो अभी जो यहाँ पे चाची हैं वो वही कहती थी कि आप बीपीएससी की ही तैयारी कीजिए। और मतलब पता नहीं उनको शायद भरोसा होगा, वो तो मुझे पहले ही बोल रही थी कि आपका रिजल्ट हो ही जाएगा। अच्छा। और मेरे फ्रेंड्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो हमेशा मेरे साथ इस जर्नी में रहे अभी तक, मतलब 10-15 साल हो गए हैं जब से हम लोग फ्रेंड्स हैं। तो सारे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया है, तो ओवरऑल यही जर्नी रही है मेरी। चलिए, कलेक्टिव एफर्ट्स और सक्सेस, कामयाबी, ओवरऑल सब कुछ मिलके जब फूल मिलते हैं ना तो एक गुलदस्ता बनता है। तो इस तरह से आपको सपोर्ट मिली, और मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी जिम्मेदारियाँ मिलेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी बिहार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसको बहुत ईमानदारी से, निष्ठा के साथ और अच्छे तरीके से आप उसका क्रियान्वयन करेंगी। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर।